सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पिछले टर्म पर आपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल पढ़ लिया है, तो इसके बाद अब टर्मिनल पोटेंशियल पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड पर आप एक चित्र को देखिए। सामने एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है जिसका विद्युत वाहक बल E है, रियास्टेट लगा हुआ है और की लगी हुई है और एक ही लोड प्रतिरोध A भी लगा हुआ है जिसके सिरों का टर्मिनल पोटेंशियल V है। अब ध्यान दीजिएगा कि बैटरी एनर्जी देती है और ये बैटरी की एनर्जी इस लोड में खर्च होती है जिससे इसके सिरों का विभवांतर V होता है। इसी के आधार पर टर्मिनल पोटेंशियल की परिभाषा की गई है। ध्यान दीजिए, परिभाषा ये की गई है, एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए, ये तो विद्युत वाहक बल की परिभाषा है। फिर दोबारा सुन लीजिए, एकांक आवेश को किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे उन दो बिंदुओं के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। फिर एक बार समझ लीजिए, एकांक आवेश को परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे उन दो बिंदुओं के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे। और विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या की गई थी? एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अंतर क्या है? अगर संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित किया जाएगा तो विद्युत वाहक बल हो जाएगा और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में प्रवाहित किया जाएगा तो टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, विद्युत वाहक बल ऊर्जा देने का द्योतक होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो कार्य करने का द्योतक होता है, यानी ये बताता है कि कार्य सेल द्वारा किया गया है। अंग्रेजी में ये परिभाषा की गई है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द सेल इन फोर्सिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू फ्लो बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। वही परिभाषा है, दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसके बाद बेटा इधर ध्यान दीजिएगा, इन द गिवन सर्किट, ये सर्किट में V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, यानी यही विभवांतर ही क्या कहलाता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा ये है, किसी सेल के इलेक्ट्रोलाइट द्वारा आवेश के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बेटा इसको समझने के लिए यहाँ पर एक चित्र देखिएगा। चित्र ये है कि ये एक सेल बना हुआ है जिसके अंदर दो प्लेटें पड़ी हुई हैं। प्लेटों के अपने कुछ क्षेत्रफल हैं, इनके बीच की दूरी है और ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। यही सेल की मतलब आंतरिक संरचना होती है या इंटरनल कंस्ट्रक्शन होता है। अब ये लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है, पेस्ट के फॉर्म में हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, जब सेल के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो आप जानते हो कि सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, सेल से विद्युत धारा निकलकर बाहरी परिपथ में प्रवाहित होने लगती है और धारा के प्रवाह में मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं या आयन दौड़ते हैं। तो बेटा इधर समझिएगा, ये इलेक्ट्रोलाइट जो है इसके अंदर आयन चलेंगे,
जब आयन एक प्लेट से दूसरे प्लेट की ओर जाते हैं तो यह लिक्विड उनके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। इसी अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इन द फ्लो ऑफ आयंस आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो समझ गए होंगे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। यहाँ पर ये परिभाषा की गई है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल to the flow of current through it is called the internal resistance of the cell। वही परिभाषा लिखी है कि करंट को फ्लो करने में ये लिक्विड या इलेक्ट्रोलाइट जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस तीन बातों पर मूलतः निर्भर करता है। वो कौन कौन सी तीन बातें हैं, आप इसे आसानी के साथ समझ सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स। प्लेटें जितनी दूर होंगी इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, और प्लेटें जितने पास होंगी इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। दूसरा है inversely proportional to the area of the plates dipped in the electrolyte। ये इन प्लेटों का एरिया जितना ज़्यादा लिक्विड में डूबा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। उल्टा होता है, और जितना कम डूबा होगा उतना ही ज़्यादा होगा। इन्वर्सली लिखा है कि नहीं, यानी ज़्यादा प्लेटें डूबी होंगी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, कम प्लेटें डूबी होगी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। थर्ड है, इसमें प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, कंसंट्रेशन के ऊपर निर्भर करता है। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट हमेशा डाइल्यूट रूप में प्रयोग किए जाते हैं ताकि जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाए या इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है और किन किन बातों पे निर्भर करता है। अब इनके बीच में कुछ रिलेशन आपको समझना है। रिलेशन समझने के लिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये एक सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट में एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। इस सेल से विद्युत धारा I चलती है और लोड प्रतिरोध R में प्रवाहित होती है, जिससे लोड प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर V हो जाता है। और इसके अंदर करंट I चलती है, ये एमीटर से मेजर कर ली जाती है, और वोल्टता V होती है जो वोल्टमीटर से मेजर कर ली जाती है। समझ गए होंगे सभी बच्चे। यानी इसका विद्युत वाहक बल E, करंट I, रेजिस्टेंस R, सिरों का विभवांतर V और चलने वाली धारा I। अब ध्यान दीजिएगा, जो सेल ऊर्जा देती है तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे एनर्जी गिवन बाय द सेल। एनर्जी गिवन बाय द सेल E is equal to not E is equal to W, या ये W है is equal to हो जाएगा EIT। E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, I करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड T इज द टाइम। इसके बाद एनर्जी बिल्कुल इजी है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द लोड R, ये हो जाएगा W एक्स्ट मतलब एक्सटर्नल इज इक्वल टू हो जाएगा VIT। और
इसके बाद एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कॉमा ई हो जाएगा W इंट इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। ये फार्मूले हैं एनर्जी कंज्यूम के इलेक्ट्रिसिटी में। अब बहुत ही ज्वलंत सिद्धांत होता है, सभी बच्चे जानते हैं, एनर्जी गिवन इज इक्वल टू एनर्जी टेकन। तो यहाँ पर देयरफॉर W इज इक्वल टू हो जाएगा W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। अब W की जगह हम रख देंगे EIT इज इक्वल टू VIT प्लस I स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। सभी बच्चे समझ रहे होंगे। इसमें से IT पूरे में से निकल जाएगा, जो हो जाएगा देयरफॉर E इज इक्वल टू V प्लस यहाँ पर I और R सॉरी T और है इसके साथ, यहाँ पर I और T निकल जाएगा, तो ये I इंटू स्मॉल आर ये रह जाएगा। इसके बाद इधर देखिए, अब हम यहाँ पर R निकालेंगे। देयरफॉर स्मॉल r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा E माइनस वी अपान आई, E माइनस वी अपान आई। ये स्मॉल r निकालने का फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है। इसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालते हैं, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस तो निकाल चुके, आप कभी कभी करंट निकालते हैं। अगर करंट निकालता हो नाउ E इज इक्वल टू V प्लस I R, देयरफॉर और सॉरी नॉट देयरफॉर R E इज इक्वल टू V की जगह अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम IR लिख सकते हैं प्लस I इंटू स्मॉल r। यहाँ पर I कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। देयरफॉर करंट I इज इक्वल टू कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये फार्मूला भी बहुत अधिक उपयोग होता है, सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे। पहले समझ लेंगे फिर समझकर याद कर लेंगे। शायद सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब इन परिभाषाओं को याद कर लेंगे तथा इन फार्मूलों को समझकर लिख लेंगे।